बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। डिजिटल मीडिया देख रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूं। मेरे साथ अदील सरफराज और वसीम मलिक साहब जो कि सीनियर रिपोर्टर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, ये मौजूद हैं। आज एक जज की बात करेंगे, वो जज साहब जिन्होंने इस घुटन के माहौल में एक कदम उठाया और वो कदम समझा जा रहा है कि ताकतवर हलकों के ख़िलाफ़ है। अमूमी तौर पर ऐसा निज़ाम जो हम देख रहे हैं आजकल, जिसमें सभी कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आ रहे हैं किसी ना किसी हद तक। एक जज का ये ऑर्डर करना, एक जज का इस कार्रवाई को लेकर आगे बढ़ना, यकीनन इसमें एक ताज़ा हवा का झोंका ज़रूर है। मैं किस जज की बात कर रहा हूँ? ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। ये कौन सा केस है? ये बेसिकली इस्लामाबाद इंतज़ामिया और पुलिस के ख़िलाफ़ बनने वाला एक केस है। इस केस में क्या हुआ है नाज़रीन, आपको याद है कि जो अदालतों से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की ज़मानतें होती रहीं, उसके बाद एमपीओज़ ऑर्डर जारी करने का एक सिलसिला चल पड़ा और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से एमपीओ ऑर्डर्स जारी होते रहे और इन ऑर्डर्स के बाद इनकी अमल दरामद करते हुए एक गिरफ्तारी को दूसरी ज़मानत के बाद दूसरी गिरफ्तारी में कन्वर्ट कर दिया जाता। इस अडियाला जेल से निकले, दूसरी जेल में चले गए और एक तवील अरसे तक रहते। एक जज साहब जिन्होंने शहरियार अफरीदी के केस में, जस्टिस बाबर सत्तार, उन्होंने इस चीज़ को देखा कि ये क्या हो रहा है, मैं एक ऑर्डर देता हूँ उस पर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने इस केस को आगे लेके चले। अमूमी तौर पर अदलिया में जो तौहीन अदालत के केसेस होते हैं नाज़रीन, वो अदालत को स्कैंडलाइज करने के हवाले से होते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में तकरीबन 2 से 3 केसेस ऐसे हैं और ये अपनी नोयत का वाहिद केस है जो कि जज साहब ने, जिसमें अदलिया को स्कैंडलाइज करने का मामला नहीं, इंसाफ की राह में खलल डालने के मामले पर इस्लामाबाद इंतज़ामिया को बुला लिया और वो केस चला। फिर डीसी साहब और एसएसपी जमील ज़फ़र साहब, उन पर जो है वो चार्ज फ्रेम करने की बात आई। आज बाकायदा तौर पर पहली दफ़ा जो मैं ये कह रहा हूँ कि स्टेप लिया गया है, वो मुल्ज़िमान को बुलाकर, जो गवाहान हैं उनको बुलाया गया। रिकॉर्ड कीपर्स, थाना मारगला के इसके अलावा 2 थानों के मजीद रिकॉर्ड कीपर्स को बुलाकर गवाहों से बयानात रिकॉर्ड कराए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, क्योंकि जज साहब ये कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि अदालत एक हुक्म दे और इस हुक्म पर अमल दरामद जो है वो ना हो और किसी और के अहकामात माने जाएं एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से। तो मेरे उनके नज़दीक ये बात सही नहीं है और वो कहते हैं मैं इस केस में इंसाफ करूंगा। अदील साहब, आप जस्टिस बाबर सत्तार का बैकग्राउंड भी जानते हैं। जस्टिस साकिब निसार के दौर में भी जस्टिस बाबर सत्तार यहाँ पर आते रहे हैं, आर्टिकल भी लिखते रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार क्या इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे? अब उन्होंने सोच लिया कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। सर देखें, जज साहब ने तो फैसला करना है आइन और कानून की रोशनी में। और जस्टिस बाबर सत्तार एक रे ऑफ होप हैं मौजूदा हालात में। और माजी करीब में हम देख रहे हैं कि जब से वो एलिवेट होकर आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, एलिवेट तो नहीं, खैर डायरेक्टली अपॉइंट हुए हैं, उनके आने के बाद से हमें नज़र में आ रहा है कि एक और जज ऐसा आया है हमारे उसमें आप कह सकते हैं अदालती निज़ाम में, कि जो डंके की चोट पर फैसले करना जानता है और जो दलेर भी है और जो आइन की बालादस्ती जो है उस पर यकीन रखता है, अमली तौर पर अपने फ़ैसलों से नज़र भी आ रहा है। अभी रिसेंटली कई ऐसे मुकदमात हमने देखे हैं। तो जिस जानिब आप इशारा कर रहे हैं, मुझे तो ये लगता है कि अपने तौर पर जो उनका काम होगा वो पूरा करेंगे। और आगे इम्प्लीमेंटेशन तो सर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ही फैसलों पर नहीं करवा सकी, वो एक अलग बात होती है। मामला फिर दोबारा इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट में लैंड करता है हाई कोर्ट से। देखना ये होगा कि क्या जस्टिस बाबर सत्तार जिस टोन के साथ अब आ रहे हैं, क्या उसी टोन को बरकरार रखेंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा अदील, मैंने आज इस हवाले से ट्वीट भी किया है कि जो काम बेसिकली जब एक अदालत से ऑर्डर पास हुआ है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, यहाँ पर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी, और सुप्रीम कोर्ट ये मामलात को देख रही है। हम साकिब निसार साहब या इससे पहले दौर में देखते थे कि फ़ौरन सू मोटो हो जाता था कि आपको पता है वो जज साहब के मुलाजमा पे जो तशद्दुद हुआ, सू मोटो हो गया कि यार क्यों इंसाफ की राह में क्यों खलल डाला जा रहा है, क्या जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है नीचे वाली, इन जज साहब के खिलाफ केस कराओ। अब एक पूरे पाकिस्तान में अदलिया की जानिब से, कराची से लेकर लाहौर, इस्लामाबाद, अदलिया की जानिब से, हाई कोर्ट्स की जानिब से ऑर्डर्स किए जाते हैं और इन ऑर्डर्स पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, बीइंग अ सुपीरियर कोर्ट रिपोर्टर, बीइंग एन एनालिस्ट, कि यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है सुमोटो लेंगे, कमेटी के पास ये मामला जाएगा, देखेंगे कि क्यों नहीं ऑर्डर्स इंप्लीमेंट हो रहे, क्योंकि ये अदलिया की एक इंटेग्रिटी, ये अदलिया के हुक्म मानने का मामला है। लेकिन चीफ जस्टिस ने वो नहीं लिया
کاگنیزنس اور وہ ایک جج کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیا گیا؟ سر دیکھیں اس میں ابھی تھوڑا سا مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں انتظار کرنا ہوگا. ایونچولی مجھے یہ لگتا ہے یہ معاملہ لینڈ کرے گا سپریم کورٹ میں. ہو سکتا ہے ہم یہاں پر کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں اندرون خانہ کوئی فائل وغیرہ منگوائی گئی ہو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اس معاملے پر, اور مجھے یہ نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ کو اس معاملے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے, اور نہ ہی سپریم کورٹ اس معاملے میں خاموشی اختیار کرے گی. ایونچولی یہ معاملہ جو ہے یہاں پر ٹیک اپ ہوگا, اور اگر نہیں ہوگا تو پھر ہمارے ملک کا اللہ ہی حافظ. وسیم ملک صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس معاملے کو دیکھیں گے, اس کو ٹیک اپ کریں گے؟ دیکھیے آپ کے سوال کی جانب اگر میں آؤں تو پشاور ہائی کورٹ نے بھی کچھ اس حوالے سے فیصلے دیے تھے. یہ تو اس بات میں اس وقت حقیقت ہے, اور پریما فشائی ہم سب نے دیکھا. جب ہم عدالتیں کور کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ عدالتیں اس پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک ٹول بن چکی ہیں, جو موجودہ لمحات میں ہوئی ہیں. ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا, لیکن اس بار اس کی شدت زیادہ ہے. تو پھر اگر پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آتا ہے اور اس کے خلاف اپیل سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جج جسٹس سردار طارق مسعود سنتے ہیں, اور اس کا پھر کیا حشر ہوتا ہے وہ سب بھی آپ کے سامنے ہے. تو میں اتنی خوش قسمتی میں نہیں جاؤں گا کہ آپ کہہ لیں خوش فہمی میں نہیں جاؤں گا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس حوالے سے کوئی بہت زیادہ پریشان ہوں گے, یا کوئی فائل منگوائی ہوگی انہوں نے, یا کوئی کام کیا ہوگا. دیکھیے جو آپ کا بنیادی طور پر ایک سوال تھا نا, میں اسے ایک اور اینگل سے دیکھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ ڈاکٹرائن ہے اس کا جو سب سے بڑا کام ہے وہ یہ ہے, جو سب سے بڑی ان کی کوشش ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستانی عدلیہ ہے اسے بے وقت کیا جائے. اس کے لیے وہ دو طریقے استعمال کر رہے ہیں. ایک تو عدلیہ کو استعمال کر کے سیاستدانوں کو جس طرح سے بری کروایا گیا وہ بھی ایک متنازع ترین فیصلے ہیں, اور پھر سیاستدانوں کو جس طرح کنوکٹ کروایا جا رہا ہے وہ بھی متنازع ترین فیصلے ہیں. تو ایک تو اس طرح کے فیصلے لے کر یا دے کر, اور دوسرا عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد نہ کر کے, تو سلیکٹو جو ہے وہ ٹارگیٹنگ کر کے. ایسا ہی ہے. تو ان سب معاملات سے, ان سب طریقوں سے پاکستانی عدلیہ کو بے وقت کیا جا رہا ہے کہ کہیں پاکستانی عدلیہ سٹینڈ نہ لے جائے. اور یہ بھی اس وقت حقیقت ہے کہ جس طرح اس ملک میں آئین اور قانون چلایا گیا ہے یہ تو ایک ان پریسیڈنٹ ہے. یہ کچھ نئے اصول پہلی مرتبہ طے ہوئے ہیں. یعنی کہ جیسے آپ نے بھی ابھی مثال دی تھی, جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے انتخابات کے جو 3 نومبر کا فیصلہ تھا اس میں انہوں نے جب تحریری فیصلے میں اضافی نوٹ لکھا تو انہوں نے لکھا کہ اس وقت اس ملک میں آئین معطل ہونے کے برابر ہے. یعنی اس ملک میں آپ نے 6 نومبر کو جب 90 دن کیئر ٹیکر کے پورے ہوئے تو آپ کس طرح خوشی خوشی آگے بڑھ گئے, آپ کی عدلیہ آگے بڑھ گئی, آپ کے چیف جسٹس آگے بڑھ گئے. کیا کسی نے یہ تعین کیا کہ وہ کون لوگ تھے جو اس کی وجوہات کا سبب بنے ہیں؟ کیا کسی نے طے کیا کہ صدر مملکت نے اگر تاریخ نہیں دی تو انہوں نے بھی اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے؟ یہ جو گورنر صاحبان ہیں انہوں نے اگر پنجاب اور کے پی میں انتخابات کی تاریخ نہیں دی تو وہ بھی اس میں ملوث ہیں. کسی نے یہ جانچا کہ 90 روز کے بعد ملک میں جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے ان کی آئینی حیثیت کیا ہوگی؟ کسی نے یہ جانچا کہ یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے یہ پاکستان میں بیٹھ کر اقتصادی رابطہ کمیٹی میں ووٹ کر سکتے ہیں, نئی جو مردم شماری ہے, یا جس طرح بھی اس طرح اسٹیٹ افیئرس چلائے جا رہے ہیں. آپ کی اس وقت پوری جو ریاست ہے وہ ایکسٹینشن پہ چل رہی ہے. 2 بڑے ایسے ایکسٹینشن کے نام ہیں جو میں نہیں لیتا, نہ آپ لے سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پر جلتے ہیں, سیدھی سی بات ہے. آپ کے صدر مملکت ایکسٹینشن پہ ہیں, آپ کی 4 صوبوں کے کیئر ٹیکر اور مرکز کے کیئر ٹیکر ایکسٹینشن پہ ہیں. 2 نام لینے کی ہمارے اندر جرت نہیں ہے, وہ بھی اس وقت ایکسٹینشن پہ ہیں. تو آپ کے پورا ملک اس وقت ایکسٹینشن پہ چل رہا ہے, اور آپ کی عدلیہ میں یہ کہا جاتا ہے ہمیں کہ شفافیت ہے اور جمہوریت ہے. تو اس سے بڑھ کر شاید میں کچھ کہنے کی اہلیت نہیں رکھتا. وسیم, ایک اور جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ سلیکٹیو جسٹس بھی ہو رہا ہے یا سلیکٹیو چیزوں پر فیصلے بھی آ رہے ہیں. آج ناظرین توشہ خانہ کیس جو ہے عمران خان صاحب کا, ایک طرف تو جیل ٹرائل چل رہا ہے اور جج محمد بشیر صاحب وہاں پہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر رہے ہیں. جج محمد بشیر صاحب چونکہ جیل جا چکے تھے اس سماعت کرنے کے لیے, اس وجہ سے جو میاں محمد نواز شریف, یوسف رضا گیلانی, اس کے ساتھ جو ہے آصف زرداری کا جو توشہ خانہ کیس تھا اس پر سماعت ہی نہیں ہوئی. جج صاحب اویلیبل نہیں تھے. تو ہمیں یہ ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہے خصوصی طور پر کیس چل رہے ہیں ایک ایسے شخص کے جو کہ جیل میں موجود ہے. دوسری جانب جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں پہ یہی سیم توشہ خانہ عمران خان صاحب کے لیے بھی ہے گھڑی کا کیس, اگر نواز شریف کے لیے گاڑی کا کیس ہے, لیکن وہ ہمیں چلتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. تو یہ سلیکٹیو جسٹس بھی اس عدلیہ کے امیج کو ہیمپر کر رہا ہے کہ یہاں ان عدالتوں سے انصاف ہوتا ہے. وسیم, آج جو ہے ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہوئی ہے. وہ جو یہ ہیں پرویز الہی صاحب, ان کے حوالے سے ایک درخواست آئی ہے. غالباً 13 جنوری کو وہ فیصلہ آیا تھا لاہور ہائی کورٹ سے. اب اس کے خلاف کاغذات نامزدگی ان کے ایکسیپٹ نہیں کیے گئے, اس کے خلاف سپریم کورٹ آئے. کیا کہا ہے اس درخواست میں؟ دیکھیے یہ سلسلہ وہیں سے شروع ہوتا ہے جس طرح
सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में समीउल्लाह बलोच केस में आइन के आर्टिकल 62(1)(f) की जिस तरह से तशरीह की थी, जो कि एक ड्रैकोनियन लॉ था, खुद जज साहब भी फरमाते रहे हैं, और जो कि इंतहाई आप कह लें कि मैं अगर उसे अपनी आसान अल्फाज में कहूँ तो वो नामुनासिब और बड़ा ही सख्त और बुरा फैसला था। आपने उसकी नई इंटरप्रिटेशन कर दी, लेकिन आपने अभी डिक्लेरेशन के हवाले से खाली छोड़ दिया कि वो डिक्लेयर कौन करेगा, वो कोर्ट ऑफ लॉ क्या होगी, वो सुप्रीम कोर्ट ने इस बार भी छोड़ दिया। उसी के हवाले से अब आरओ जो हैं, जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी से लिए गए हैं, जो एक तरफ इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान है, दूसरी तरफ अपने ज़िले में दफ़ा 144 लगा रहे हैं कि आप सियासी एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं ले सकते, हालांकि 6 फरवरी तक कैंपेन हो सकती है। तो उन लोगों ने लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए हैं। परवेज़ इलाही साहब का भी एक ऐसा केस है कि आरओ ने पहले मुस्तरद किए, फिर वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में आए, वहाँ से भी मुस्तरद हुए। उनके ऊपर जो बुनियादी तौर पर इल्ज़ाम है, लाहौर में एक फ्लोर मिल है और कहा जाता है कि वो उनमें परवेज़ इलाही साहब के शेयर्स हैं, और लिहाजा परवेज़ इलाही साहब ने अपने जो फॉर्म है उसमें वो शेयर्स ज़ाहिर नहीं किए। परवेज़ इलाही साहब अपनी दरख्वास्त में कह रहे हैं कि उन शेयर्स की जो अगर मान भी लिया जाए कि वो मेरे शेयर्स हैं, तो उन शेयर्स की टोटल जो कीमत है वो 14,000 कुछ रुपए बनती है। और मैंने अपने असासे जाहिर किए हुए मैंने अपने 175 175 मिलियन, और उनमें 57 मिलियन ऐसे हैं जो मैंने नकद जाहिर किए हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जी मेरे ऊपर ये भी इल्ज़ाम है कि जी आपके पास 7 असला के लाइसेंस हैं, वो आपने अपने फॉर्म में दर्ज नहीं किए। वो कहते हैं मैं कहाँ फॉर्म में दर्ज करूँ, फॉर्म में ऑप्शन ही नहीं है। तो इस तरह की कुछ वेग सी उन्होंने इतराज़ात को मंजूर किया हुआ था, तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने रजू किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करेगी, क्योंकि हमें तो लग रहा है कि खसूसन वो लोग जिन्होंने 9 मई के बाद से ख़ास पोजीशन ली हुई है तहरीक इंसाफ के साथ, उनके कागजात नामजदगी जो है मंजूर ना होने का शायद फ़ैसला, इसी वजह से हमें ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। परवेज़ इलाही ने यह भी कहा है कि जिस फ्लोर मिल के हवाले से मेरे शेयर्स डाले गए हैं वो तो गैर फ़ाल है, वो उसका बैंक अकाउंट तक मौजूद नहीं है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला करना है कि वो इस हवाले से क्या डिसाइड करती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट उनको इजाज़त दे देगी वो इलेक्शन लड़ें? लेकिन अब देखें वक्त बहुत कम है। आज गालिबन कोई 24 जनवरी की तारीख है, 6-7 दिन ये हैं और 8 दिन अगले हैं। 15 दिनों में परवेज़ इलाही साहब की यहाँ पिटीशन फिक्स भी होनी है, उसके ऊपर समाअत भी होनी है, फिर कैन को नोटिस भी होने हैं। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाज़ीज़ा साहब गुज़श्ता हफ्ते ही एक रिटर्निंग अफसर और अपीलेट ट्रिब्यूनल के खिलाफ एक फ़ैसला आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा काम ये नहीं है, आईनी इदारों को अपना काम करने दें और आप इलेक्शन कमीशन पे वो एतमाद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है ठीक कर रहा है। तो मुझे नहीं, एक तो चलें वक्त होता कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाता, पाकिस्तान जो परवेज़ इलाही साहब के वकला हैं वो बड़ा ज़बरदस्त केस यहाँ पर आर्गू करते, वो शायद अपनी तरफ वो फैसले को ले भी जाते। लेकिन अब अगर इन 15 दिनों में उनके कागजात नामजदगी मंजूर कहाँ से होने हैं, इलेक्शन कमीशन शेड्यूल में बहुत आगे तक बढ़ गया, बैलेट पेपर की छपाई का काम शुरू है, और ये भी खैर अभी तक तो ये भी नहीं पता कि इंतखाबात होने हैं या नहीं होने। शहर इक़्तिदार के आप भी महफिलों में बैठते हैं, ड्राइंग रूम्स में बैठते हैं, जहाँ भी जाएँ हमारा भी यही सवाल होता है और हमसे भी लोगों का यही सवाल होता है कि इंतखाबात हो रहे हैं या नहीं। एक कॉमन चीज़ है, और वो कॉमन चीज़ ये है कि इंतखाबात हो रहे हैं या नहीं हो रहे, हर कोई ये डिस्कस कर रहा है। कल भी मेरे से बहुत सारे लोग मिले, उन्होंने कहा शाह जी ये बताएं इंतखाबात हो रहे हैं, तो मैंने कहा अभी तक के मुताबिक तो हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में रातों रात फैसले जिस तरह से तब्दील होते हैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता। इंतखाबात जब तक 8 बजे सुबह पोलिंग शुरू नहीं हो जाती तब तक मुझे इस बात पे यकीन नहीं आएगा कि इंतखाबात हो रहे हैं। मेरा ख़्याल से हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक आज जो ख़बर आई थी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जज साहब का जो फ़ैसला है, जो उसका में कार्रवाई बढ़ा रहे हैं आगे, उस पे एनालिसिस करने की कोशिश की और आपको आगाह करने की कोशिश की। अगर आप ये समझते हैं कि राइट नाउ पाकिस्तान की जुडिशरी में जो लूप होल्स हैं जहाँ पे नहीं हो रहा, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी कोशिश है कि उन टॉपिक्स को उठाएं जो अभी तक डिस्कस नहीं हुए हैं। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।